हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल स्कोप ऑफ हीमेटोलॉजी, है ना। तो हीमेटोलॉजी का स्कोप कहाँ कहाँ पे है ये देखेंगे। तो हीमेटोलॉजी का हीमेटोलॉजी का स्कोप पढ़ने से पहले हम इसके थोड़ा हीमेटोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो स्कोप ऑफ हीमेटोलॉजी का मतलब होता है ब्लड या ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, ठीक है, या ब्लड सेल मीन्स ब्लड बनाने का अंग या ब्लड सेल, हमारी ब्लड की जो कोशिकाएं होती वो, और ब्लड डिसऑर्डर्स से रिलेटेड सभी क्लिनिकल, लैबोरेटरी, डायग्नोसिस, थेरापेटिक रिसर्च और पब्लिक हेल्थ एक्टिव का स्टडी करना। हीमेटोलॉजी मेडिसिन की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो ब्लड डिसीज़ के डायग्नोसिस मतलब पहचानना, ट्रीटमेंट, उपचार, प्रिवेंट, रोकथाम और मॉनिटरिंग निगरानी करती है। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सीवियर मोलिकुलर डायग्नोसिस, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशंस और बायोमेडिकल रिसर्च भी शामिल होते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना और नए ट्रीटमेंट मेथड को डेवलप करना होता है। इसमें हीमेटोलॉजी का सबसे पहला स्कोप क्या देखा जाए तो ब्लड की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को समझना होता है। इसमें ब्लड के मेजर कंपोनेंट्स जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का डिटेल स्टडी किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी आरबीसीज ब्लड के स्ट्रक्चर तक ऑर्गन और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और हमारी डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन और डिसीज़ से प्रोटेक्ट देती हैं। प्लेटलेट्स ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड क्लॉट बनाते हैं और प्लाज्मा न्यूट्रल्स हार्मोन्स, प्रोटीन और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं। हीमोग्लोबिन हीमेटोलॉजी ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स का भी स्टडी करती है, जिसमें बोन मैरो, स्प्लीन या लिम्फ नोड या थाइमस ये शामिल होते हैं। बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाने का काम ऑर्गन है जहां हीमेटोपाइसिस होते हैं। स्प्लीन पुराने आरबीसीज को रिमूव करके और इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। लिम्फ नोड और थैलेमस लिम्फोसाइट के फॉर्मेशंस और मैच्योरेशंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इस फील्ड का एक इम्पॉर्टेंट स्कोप ब्लड डिसऑर्डर की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है, जो हीमेटोलॉजी में एनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थर्मोबैक्टोपीनिया और क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे डिसीज़ का डायग्नोसिस लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू किया जाता है। इसके लिए कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशंस या ESR, पेरिफेरल्स ब्लड स्मीयर्स, रेटिकुलोसाइटिस काउंट, बोन मैरो एग्जामिनेशन और कोगुलेशन टेस्ट जैसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अर्लियर डायग्नोसिस से डिसीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट और पेशेंट की रिकवरी में मदद मिलती है। हीमेटोलॉजी का स्कोप ब्लड डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट तक भी एक्सटेंड होता है। ट्रीटमेंट में आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड सप्लीमेंट, एंटीबायोटिक, एंटीकोगुलेंट, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और ट्रेडिशनल थेरेपी का यूज़ किया जाता है। अगर जो हम सीवियर केसेस में देखें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। आज की मॉडल एरिया में जीन थेरेपी और पैराजोनालाइड मेडिसिन भी कुछ जेनेटिक क्लॉट डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए उसकी यूज़ की जाती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सीवियर भी हीमेटोलॉजिकल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें ब्लड डोनेशंस, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग या क्रॉस मैचिंग, ब्लड स्टोरेज और ब्लड कंपोनेंट्स जैसे
पैक्ड आरबीसीज, प्लेटलेट्स, फ्रेश जोन्स प्लाज्मा और क्रायोप्रोटेक्ट की प्रिपरेशन और सेफ ट्रांसफ्यूजन शामिल होते हैं। ये जो सीवियर एक्सीडेंट केस या सर्जरी या कैंसर पेशेंट और सीवियर एनीमिया वाले पेशेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉडर्न हेमेटोलॉजी में मोलिकुलर डायग्नोसिस और जेनेटिक ट्रीटमेंट का यूज़ भी बढ़ जाता है और इसमें पीसीआर या फिर डीएनए एनालिसिस और क्रोमोसोमल स्टडी की हेल्प से ल्यूकोमा, थैलेसीमिया या सिकल सेल डिसऑर्डर्स और नए जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स का एक्यूरेट डायग्नोसिस किया जाता है। इससे डिसीज़ को अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट करके बेटर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। हीमोग्लोबिन का स्कोप मेडिकल रिसर्च और पब्लिक हेल्थ तक भी पहुंचता है। रिसर्चर्स नए ड्रग, वैक्सीन, डायग्नोसिस टेक्निक और इनोवेशंस थेरेपिक डेवलप करते हैं, जिससे ब्लड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट और इफेक्टिव हो जाता है। पब्लिक हेल्थ लेवल पर हेमेटोलॉजिकल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन कैंप, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग, सिकल सेल स्क्रीनिंग, मेटेरियन हेल्थ को प्रोग्रेस और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सीवियर को सपोर्ट करते हैं। इस तरह हेमेटोलॉजी का मेन एम ब्लड डिसऑर्डर्स की प्रिवेंशन या एरिया डायग्नोसिस, इफेक्ट को ट्रीटमेंट और पेशेंट की क्वालिटी और उसकी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। फिर हम इसमें जो बात करेंगे, क्या स्कोप की बात चल रही है तो क्लिनिकल हेमेटोलॉजी। क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में देखेंगे कि क्या होता है। बात करेंगे क्लिनिकल हेमेटोलॉजी तो क्लिनिकल हेमेटोलॉजी की वो ब्रांच है जो ब्लड डिसऑर्डर के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट से डील करती है। इस फील्ड में हेमेटोग्लोसिस इन प्रोटीन का असेसमेंट करती है, जिसमें अबनॉर्मल ब्लड काउंट या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, इनहेरिटेड ब्लड डिसीज और ब्लड कैंसर होते हैं। इसमें क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट के मेडिसिन हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, पेरीफेरल ब्लड स्मेयर्स, बोन मैरो एग्जामिनेशन और कोगुलेशन टेस्ट और मोलिकुलर टेस्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं। डिसीज़ का एक्यूरेट डायग्नोसिस करते हैं और डायग्नोसिस के बाद पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, थेरेपी की ड्यूरेशन, पेशेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग और कॉम्प्लिकेशन की प्रिवेंशन और सपोर्टिव केयर भी क्लिनिकल हेमेटोलॉजी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पेशेंट की क्वालिटी और उसकी लाइफ को इम्प्रूव करना और कॉम्प्लिकेशन को कम करना होता है और सीवियर रेट बढ़ाना होता है। ठीक है, इसमें देखा जाए कि अगर जो हम बात करें कि क्लिनिकल पैथोलॉजी में मेन कई तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स मैनेजमेंट किए जाते हैं। फर्स्ट वन जैसे कि एनीमिया, तो एनीमिया एक कॉमन कंडीशन होती है जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल या आरबीसी सेल काउंट करना हो जाता है, जिससे वजह से बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलती है और पेशेंट को वीकनेस या फटीग्स या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। फिर बात करेंगे हम ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि ब्लड और बोन मैरो का एक मैलिग्नेंट कैंसर होता है, जिसमें एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से धीरे बढ़ने लगते हैं और नॉर्मल ब्लड सेल्स प्रोडक्शन का इफ़ेक्ट करने लगता है। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें लिम्फोमा। तो लिम्फोसाइटिस से डेवलप होने वाले कैंसर हैं जो लिम्फ नोड और लिम्फॉइड टिश्यू को अफेक्ट करता है और इम्यून को वीक कर सकते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी में इसका मेन यूज है। फिर हम बात करेंगे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का भी ट्रीटमेंट किया जाता है जो एक
इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इस डिसीज़ में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस इफेक्टिव होती है, जिसके कारण हमारी क्रोनिक एनीमिया डेवलप हो जाती है और कई पेशेंट को रेगुलेट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। हम बात करेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक ट्रेडिशनली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी के कारण होता है। इस कंडीशन में इस कंडीशन में चोट या फिर इंजरी के बाद भी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट को क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत होती है। फिर हम बात करेंगे पॉलीथीमिया। ये एक पॉलीसाइटोथेमिक, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स की संख्या नॉर्मल बढ़ती है हो जाती है, जिससे ब्लड थिक हो जाता है और ब्लड क्लॉट और स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक जैसे रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में सभी डिसऑर्डर का अर्लियर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और रेगुलर फॉलोअप करके पेशेंट को हेल्थी और बेटर क्वालिटी लाइफ स्टाइल्स देने की कोशिश करते रहते हैं, है ना। अब इसमें हम बात करेंगे लैबोरेटरी हीमेटोलॉजी। लैबोरेटरी हीमेटोलॉजी वो ब्रांच है जो ब्लड डिसऑर्डर की डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग के लिए लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म या एनालिसिस और इंटरप्रिटेट करती है। इस ब्रांच में क्या होता है, ब्लड और बोन्स मैरो के सैंपल्स का एग्जामिनेशन किया जाता है ताकि ब्लड सेल की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी का असेसमेंट हो सके। मॉडर्न हीमेटोलॉजी लैबोरेटरीज में ऑटोमेटिक हीमेटोलॉजी एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक और स्पेशलाइज्ड लैबोरेटरी टेक्निक का यूज़ करके रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम का इवैल्यूएशन किया जाता है। लैबोरेटरी रिपोर्ट डॉक्टर को एनीमिया या इन्फेक्शन या ल्यूकेमिया या प्लेटलेट्स या डिसऑर्डर्स और कोगुलेशन एबनॉर्मलिटीज़ जैसे डिसीज़ की एक्यूरेट डायग्नोसिस करने और पेशेंट के ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। इसलिए लैबोरेटरी हेमेटोलॉजी को क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग फाउंडेशंस माना जाता है, क्योंकि सही लैबोरेटरी रिजल्ट के बिना प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होते हैं। लैबोरेटरी हीमोग्लोबिन में कंप्लीट ब्लड सेल्स, जिसको हम CBC, ये सबसे कॉमन टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो होता है RBCs काउंट या WBC काउंट या हीमोग्लोबिन काउंट या हीमेटोक्रिट और प्लेटलेट्स काउंट को मेज़र करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेरीफेरल ब्लड स्मेयर्स में ब्लड की स्टैंडर्ड स्लाइड को माइक्रोस्कोपी के नीचे एग्जामाइन किया जाता है, जिससे ब्लड सेल की साइज, शेप और मॉर्फोलॉजिकल का असेसमेंट किया जाता है। ये क्या कहते हैं, टेस्ट एबनॉर्मल ब्लड सेल्स या मलेरिया, पैरास्टाइटिस और ल्यूकोमा जैसे डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। एरिथ्रोसाइटो सेडिमेंटेशन रेट, इसमें क्या होता है, एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट में क्या होता है कि इसमें एक सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं जो रेड ब्लड सेल के सेटल होने के स्पीड को मेज़र करते हैं और एरिथ्रोसाइटो सेडिमेंटेशन रेट बढ़ाने से बॉडी में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून डिसीज़ का इंडिकेशन मिल सकता है। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन ब्लड में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को मेज़र करता है और एनीमिया की डायग्नोसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ये प्लेटलेट्स काउंट ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या बताते हैं, जिससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर या एक्सेसिव क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स को असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कॉग्निटिव टेस्ट, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन्स इसमें या एक्टिव प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोब्लास्टिस टाइम्स और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो
ठीक है। ये क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम्स की एफिशिएंसी को इवेलुएट करते हैं। ये टेस्ट हीमोफीलिया, लीवर डिसीज़ और एंटीकोगुलेंट थेरेपी की मॉनिटरिंग में इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स काउंट, ये इन मेच्योर रेड ब्लड सेल्स की संख्या को मेज़र करता है और बोन मैरो की ब्लड सेल्स बनाने की कैपेसिटी का असेसमेंट करते हैं। अगर रेटी इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल की संख्या को मेज़र करते हैं और बोन मैरो के ब्लड सेल बनाने की कैपेसिटी का असेसमेंट करता है। अगर रेटिकुलोसाइट्स काउंट हाई हो जाता है तो बोन मैरो एक्टिव हो जाते हैं, जबकि लो काउंट बोन मैरो सस्पेंशन का इंडिकेशन हो जाता है। बोन मैरो को एनालिसिस करने में तो क्या होता है, लेबोरेटरी हिमेटोलॉजी का एक एडवांस इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें बोन मैरो स्पेरेट या बायोप्सी लेकर माइक्रोस्कोपी के थ्रू बोन मैरो सेल का एग्जामिनेशन किया जाता है। ये टेस्ट ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या मल्टीपल माइलोमिया, प्लास्टिक एनीमिया और नए हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह लेबोरेटरी हेमेटोलॉजी ब्लड डिसीज़ के लिए अर्लियर डायग्नोसिस, डिसीज़ मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स इवेल्युएशंस, प्रोग्रेशंस में एक एसेंशियल्स रोल निभाते हैं और क्लिनिकल को सही ट्रीटमेंट प्लान बनाने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर हम बात करेंगे हेमेटोस्टैटिस एंड कोगुलेशंस। इसमें क्या होता है, हेमेटोस्टैटिस एंड कोगुलेशन हीमोग्लोबिन की वो ब्रांच है जो ब्लड लॉस को रोकने और नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को मेंटेन करने वाली मेडिसिन्स की स्टडी करती है। जब बॉडी में कोई इंजरी होती है तो हेमेटोस्टैटिन्स एक नेचुरल प्रोटेक्टिव प्रोसेस के थ्रू ब्लीडिंग को रोकते हैं और ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। इस ब्रांच में उन डिसऑर्डर्स का भी स्टडी किया जाता है जो एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब अधिक ब्लीडिंग या एबनॉर्मल ब्लड काउंट फॉर्मेशंस, थ्रोम्बोसिस का केस बनते हैं। हेमेटोस्टैटिस एंड कोगुलेशंस में प्लेटलेट्स फंक्शंस, कोगुलेशन फैक्टर्स और फाइब्रोनोलास्टिक्स एक्टिविटी का इवैल्यूएशन किया जाता है ताकि इनहेरिटेड और एक्यूरेट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस की जा सके। प्रॉपर कोगुलेशन असेसमेंट सर्जरी से पहले, एंटीकोगुलेशन थेरेपी के दौरान क्रिटिकली इल पेशेंट या में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस ब्लीडिंग और क्लॉटिंग दोनों एक रिस्क का पता लगाया जा सकता है। हेमेटोस्टैटिस एक कोगुलेशंस की लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में ब्लीडिंग टाइम एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो प्लेटलेट्स काउंट और कैपिलरी इन्वेस्टिगेशन को एसेस करता है। अगर हमारा ब्लीडिंग टाइम एबनॉर्मल साइज ज़्यादा हो तो प्लेटलेट्स डिसऑर्डर्स या वेस्कुलर डिसफंक्शन का सस्पेंशन होता है। क्लॉटिंग टाइम में ब्लड को क्लॉट करने में कितना स्मेयर लगता है उसको मेज़र करता है और क्लॉटिंग मैकेनिज्म का बेसिक असेसमेंट बताता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स एक इम्पॉर्टेंट कोगुलेशन टेस्ट है जो क्या करते हैं, टेस्ट है जो लिवर डिसीज़ या विटामिन के डिफिशियंसी और एंटी कोगुलेशन ड्रग की मॉनिटरिंग करने में यूज़फुल होता है और एक्टिव पार्टिकल्स थ्रोम्बोब्लास्टिस टाइम्स या इनहिबिटेड कॉमन कोगुलेशंस पाथवे को एक्सेस करते हैं और हीमोफीलिया, क्लॉटिंग फैक्टर्स डिफिशियंसी और हिपेरिन थेरेपी को मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, जिसको हम पी का स्टैंडर्डाइजेशंस फॉर्मेशंस है जो डिफरेंट लेबोरेटरीज के रिसर्च को कंपेरेबल्स बनाते हैं, जिसमें INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो
इसका यूज़ नॉर्मली वारफेरिन थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है ताकि पेशेंट में ब्लीडिंग या थ्रोम्बोसिस का रिस्क कंट्रोल में रहे। फाइब्रिनोजेंस ऐसे प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन की कंसंट्रेशन को मैच्योर करते हैं। फाइब्रिनोजन क्लॉट फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल प्रोटीन है और इसकी एबनॉर्मल लेवल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, लीवर डिसऑर्डर्स या डिसफंक्शंस इंट्रावस्कुलर कोगुलेशंस में देखी जा सकती है। डी-डीमर टेस्ट ब्लड में फाइबर डिग्रेशंस या प्रोडक्शंस को डिटेक्ट करना। अगर डी-डीमर लेवल हाई हो जाने में बॉडी में क्लॉट बनने और टूटने की प्रोसेस चल रही होती है। ये टेस्ट डी वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स और डिसमेंट इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन जैसे थ्रोम्बोब्लास्टिक डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होते हैं। इस तरह हेमाटोस्टैटिन्स एंड कोगुलेशन ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम्स का डिटेल असेसमेंट करके ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के लिए एर्लियर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग और पेशेंट मॉनिटरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन्स मेडिसिन्स। क्या है ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन्स मेडिसिन्स? इसमें क्या होता है, ब्लड बैंकिंग एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन्स हीमेटोलॉजी की वो ब्रांच है जो ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स के कलेक्शंस या प्रोसेसिंग, टेस्टिंग या स्टोरेज और ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करती हैं। इस ब्रांच का मेन ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करता है कि सेफ या इन्फेक्शंस फ्री और कंपैटिबल्स ब्लड उन पेशेंट को अवेलेबल हो जिनको एक्सीडेंट या ट्रॉमा या सर्जरी या सीवियर एनीमिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या कैंसर थेरेपी या एनी मेडिसिनल कंडीशंस के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। ब्लड क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड की क्वांटिटी, कंपैटिबिलिटी और स्टेबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी को कंट्रोल और इन्फ्यूजन डिसीज़ की स्क्रीनिंग की जाती है। ये फील्ड वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस को प्रमोट करता है और ब्लड प्रोडक्शंस के रिलेशंस और अप्रोप्रिएट यूज़ उस पर यूज़ की जाती हैं कि जोर देती हैं ताकि अननेसेसरी ट्रांसफ्यूज़न और ट्रांसफ्यूज़न रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सके। अगर जो हम बात करें ब्लड बैंकिंग के पहले स्टॉप्स, ब्लड ड्यूरेशन और ब्लड कलेक्शंस, तो हेल्थी और एलिजिबल्स डोनर से स्ट्रिप्स कंडीशंस में ब्लड कलेक्शंस किया जाता है और ब्लड कलेक्शन होने के बाद उसके ब्लड ग्रुपिंग ए, बी, ओ और RH टाइपिंग किया जाता है ताकि पेशेंट को कंपैटिबल ब्लड दिया जा सके, जिसके बाद क्रॉस मैचिंग डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड के बीच की जगह की जाती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ट्रांसफ्यूजन के बाद कई एडवर्स रिएक्शंस ना हों कोई किसी प्रकार का। अब इसमें अगर जो हम बात करें ब्लड कलेक्शंस की, तो कलेक्शंस ब्लड को कंट्रोल टेम्परेचर पर ब्लड बैंक में सेफली स्टोर किया जाता है और ज़रूरत के अकॉर्डिंग होल ब्लड को अलग अलग ब्लड कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जाता है, जिससे पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम PRBC बोलते हैं, और प्लेटलेट्स, फ्रेश जोन प्लाज्मा और क्रायोपेरिसिस्टेंस, इस प्रोसेस की कंपोनेंट्स थेरेपी कहा जाता है, जिसके पेशेंट को सिर्फ वही ब्लड कंपोनेंट दिया जाता है जिसकी उससे ज़रूरत होती है। इससे ब्लड का इन्फेक्शंस उससे होता है और उस दोनों का ब्लड का पेशेंट ही हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर ब्लड की इन्फेक्शस डिसीज़ स्क्रीनिंग भी की जाती है।
हर ब्लड उनकी HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये जो है मलेरिया जैसे इन्फेक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है। सिर्फ इन्फेक्शन फ्री ब्लड ही ट्रांसफ्यूज़न को लिए उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ट्रांसफ्यूजन के दौरान और ब्लड में पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है ताकि किसी भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को जल्दी आइडेंटिफाई या मैनेज किया जा सके। इस तरह ब्लड बैंकिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करने में, इमरजेंसी सिचुएशन में या लाइफ सेविंग ब्लड प्रोवाइड करने में, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को इनकरेज करने और सेफ ट्रांसफ्यूजन प्रोटेक्ट को मेंटेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हम बात करेंगे इसमें इम्यूनो हिमेटोलॉजी। इम्यूनोहेमेटोलॉजी की वो ब्रांच है जो ब्लड सेल्स या ब्लड ग्रुप और ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड इम्यून रिएक्शन की स्टडी कराती है। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को समझा जाता है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, प्रेगनेंसी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के दौरान हो सकते हैं। अगर दोनों डोनर या रिसिप्टेंट्स को ब्लड कंपैटिबल्स ना हो तो बॉडी इम्यून रिएक्शंस दिखाती है जिससे हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर्स को फीटर्स के ब्लड ग्रुप में इनकम्पैटिबिलिटी हो तो हीमोलाइटिक डिसीज़ को न्यूबॉर्न डेवलप हो सकता है। इसीलिए इम्यूनोहीमेटोलॉजिकल टेस्टिंग से ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेरेंटल केयर और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हिमेटोलॉजी का सबसे कॉमन एप्लीकेशंस ABO मतलब ब्लड ग्रुपिंग है। इस टेस्ट के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल्स का ABA या O या ब्लड ग्रुप का डिटरमाइन किया जा सकता है। सही ब्लड ग्रुप का पता होना से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ क्या होता है, हमारे RH टाइपिंग भी की जाती है जिससे पेशेंट का RH पॉजिटिव या RH निगेटिव स्टेटस आइडेंटिफाई हो सके। और ABC और RH टाइपिंग बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराए डेंजरस हो सकते हैं। इसमें जो होता है इम्यूनो हीमोग्लोबिन का एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। ये टेस्ट RBC सेल्स पर लगे एंटीबॉडीज़ या स्मीयर्स में पेशेंट एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं जैसे कि डायरेक्ट कॉम्प्स टेस्ट और इनडायरेक्ट कॉम्प्स टेस्ट। ये डायरेक्ट कॉम्प टेस्ट ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की डायग्नोसिस में यूज़ होता है, जबकि इनडायरेक्ट कॉम्प टेस्ट ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट और प्रेगनेंसी के दौरान एंटीबॉडीज़ कैंसरिंग्स को के लिए किया जाता है। हिमेटोलॉजिकल्स के एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है जो हीमोलाइटिक डिसीज़ और न्यूबॉर्न की डायग्नोसिस और प्रिवेंशन है। ये कंडीशन तब होती है जब RH निगेटिव मदर्स के फीटर्स का ब्लड RH पॉजिटिव हो जाता है तो मदर की बॉडी फीटर्स के RBC के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने दे। ये जो है एंटीबॉडी फीटर्स के RBC सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिससे न्यूबॉर्न में सीवियर एनीमिया और जॉइंटिस हो सकता है। इसी कंडीशन को पॉजिटिव प्रिवेंट करने के लिए हम RH निगेटिव प्रोग्रेशंस वोमेन को एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। इस ब्रांच का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है
फ्यूजन्स रिएक्शन की इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशेंट में फीवर या चिल्स या जॉइंटिस या हीमोलाइसिस के सिम्टम डेवलप होते हैं तो इम्यूनोहीमेटोलॉजिकल टेस्ट की हेल्प से ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसके रिएक्शंस या इम्यून मेडिसिन्स हैं। ये नहीं कि इसी तरह इम्यूनोहीमेटोलॉजिकल से ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और मटेरियल्स फीटस हेल्थ ब्लड ग्रुप और कंपैटिबिलिटी और इम्यून रिलेटेड ब्लड डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब हम इसके अलावा बात करेंगे बोन मैरो एग्जामिनेशंस। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। क्लास यहीं पे क्लास को हम एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।